हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारालीगल स्टडी। 11th यूनिट आज हम अपनी करते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये यूनिट, और अक्सर इसको आप न्यूज़ में भी ज़रूर न्यूज़पेपर में सुनते हैं। जैसे आपने कभी अगर डिबेट देखी हो पार्लियामेंट में, तो उसमें अक्सर जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो अपोजिशन के ऊपर हमेशा आपत्ति जताती है कि इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया था। और इसके अलावा कई बार प्रेसिडेंट रूल की भी बात बहुत बार हमें अक्सर न्यूज़ में दिखाई देती है कि प्रेसिडेंट जो हैं वो गवर्नर के थ्रू कहीं ना कहीं राज्य सरकारों पे कंट्रोल करते हैं। तो ये मुद्दे ऐसे हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम इनको महसूस करते हैं, पढ़ते भी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस इमरजेंसी प्रोविज़न का इंट्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले तो आप बात रखें कि तीन चीज़ें हैं। मीन्स इमरजेंसी हम कब कब इम्पोज्ड कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये तो वो वॉर के सिचुएशन में। वॉर का मतलब भी होता है एक्सटर्नल एग्रेशन। जैसे चाइना जो है, जैसे कल को मान लो युद्ध की कुछ ऐसी संभावना हो जाए चाइना के साथ, तो उस दौरान इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। तो वॉर एक हो गया। दूसरा है इंटरनल डिस्टरबेंस और आर्म्ड रिबेलियन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि देश के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाएं जिससे पूरे देश का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिगड़ जाए, दंगे हो जाएं, बहुत सारे सांप्रदायिक जो घटनाएं हैं वो अगर बढ़ जाएं, तो इंटरनल डिस्टरबेंस, आर्म्ड रिबेलियन के नाम पे भी इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। और थर्ड जो है वो है फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इसका मतलब कई बार सिचुएशन, वैसे तो फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे यहाँ कभी भी डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जैसे अभी मान लो आप श्रीलंका का एग्जांपल ले लो, वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आए रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा बांग्लादेश के भी हालात ऐसे ही हैं, पाकिस्तान के भी ऐसे ही हैं। तो कल को मान लो कोई ऐसी सिचुएशंस आ जाए, फाइनेंशियल पूरी कोलैप्स हो जाए हमारा सिस्टम, तो उस केस में भी इमरजेंसी का प्रोविज़न है। तो तीन तरीके से आप ये ध्यान रखें, एक वॉर के टाइम पे, एक इंटरनल डिस्टरबेंस और आर्म्ड रिबेलियन, और एक है अपना फाइनेंशियल क्राइसिस। ये बेसिक सी बात हुई। उसके उसके बाद है कि इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड आर्टिकल कौन से हैं। तो वो याद रखें, 352 से लेके 360 तक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 से 360 तक जो आर्टिकल हैं वो पूरा इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में ही बताते हैं। कौन से भाग में है ये 352 से लेके 360 आर्टिकल? तो आप याद रखें, पार्ट 18 में है ये। ठीक है, तो पार्ट 18 हुआ, और अंडर आर्टिकल 352 से 360। फिर अगर बात करें कि प्रेसिडेंट मतलब मीन्स कौन डिक्लेयर करता है इमरजेंसी को, तो आप ध्यान रखें प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। लेकिन इसमें यहाँ पे देखो साफ साफ एक चीज़ लिखी हुई है कि प्रेसिडेंट मीन्स यहाँ ही मतलब क्या है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट डिक्लेयर इट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आपको पता है प्रेसिडेंट से रिलेटेड हम प्रॉपर एग्जीक्यूटिव में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट की अपनी कोई बहुत सारी पावर नहीं होती हैं। रियल जो पावर है वो पीएम के पास ही होती है। और प्रेसिडेंट जो हैं वो एड एंड एडवाइस पे, मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम की एडवाइस के सलाह मान के ही वो कुछ काम फिर करते हैं। तो सेम इमरजेंसी मान लो डिक्लेयर करनी हो, तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट का आज मन किया, सुबह सुबह उठे और उनको लगा कि यार कुछ आज तड़क भड़क किया जाए, पूरे देश में हलचल पैदा की जाए, और सीधा उन्होंने बोला कि आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है। इमरजेंसी जब डिक्लेयर होगी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पीएम जो हैं उनकी सलाह से वो चीज़ें होती हैं। फिर अगर बात करें कि रियल जो पावर है इमरजेंसी के दौरान, वैसे पढ़ने में तो ये आता है कि सारी जो पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है। लेकिन मैंने आपको अक्सर ये जब हम लेक्चर्स के बीच में मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ रिपीट की है कि पॉलिटी जो है ना ग्राउंड लेवल पे, उसमें क्या इम्प्लीकेशंस हैं, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। जो हम पढ़ते हैं वो अलग चीज़ है। जैसे लॉ में भी ऐसा ही होता है, लॉ में जो पढ़ते हैं ना वो बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब आप जाके प्रैक्टिस करते हैं तो वो बिल्कुल ही हटके चीज़ है। इन द सेम वे, जैसे हमें यहाँ दिखने में तो ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है इमरजेंसी, सारी जो पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है, बट नहीं। रियल जो पावर है वो इमरजेंसी के दौरान प्राइम मिनिस्टर ही एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वो प्रेसिडेंट के नाम पे उस पावर को फिर यूज़ करते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको अंतर, जिस दिन आपको ये अंतर समझ आ गया ना कि लिखा हुआ जो है वो क्या सही में ग्राउंड लेवल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, या फिर जब हम नीचे जब ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो हमें चीज़ें कुछ और दिखाई देती हैं, है ना। तो जैसे एक और चीज़ हमने देखा था, याद करो एक बार, कि पीएम के केस में जैसे उनको शपथ दिलाने के काम कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। तो सोच के देखो अब
क्या फिर हम ये मान लें कि जो शपथ दिला रहे हैं मीन्स प्रेसिडेंट वहाँ पे ज़्यादा पावरफुल हैं? तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिक सी बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप व्यवहार में चीज़ों को देखें, आप पढ़ें भी नो डाउट, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पे अप्लाई भी करके देखें। तो ये हमने बात की इमरजेंसी की कुछ बेसिक। इसके अलावा जैसे इमरजेंसी में क्या होता है, जो स्टेट की जो गवर्नमेंट्स हैं वो सारी की सारी मतलब उससे रिलेटेड अगर कानून बनाना हो तो वो भी कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। फिर जो राज्य सरकारों के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं मीन्स हर एक जो राज्य सरकार है उनके यहाँ पे नीचे गवर्नमेंट तो ऑफिसर तो होते ही हैं, तो उन सब के ऊपर भी कंट्रोल कौन करेगा? वही एक तरीके से पार्लियामेंट। तो सारी जो पावर है वो आ जाती है यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में, या फिर हम कहें पार्लियामेंट के हाथ में। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना कि ड्यूरिंग इमरजेंसी यूनियन एग्जीक्यूटिव कैन गिव डायरेक्शन टू द एग्जीक्यूटिव्स इन द स्टेट। तो मैंने बताया आपको कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो डायरेक्शन देगी कि आपको ऐसा ऐसा करना है, तो पूरी इंडिया में जितने भी राज्य हैं उनकी जितनी भी पुलिस हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो सारे इन्हीं यूनियन गवर्नमेंट ने जो एडवाइस दी है, जो डायरेक्शन दी है, उन्हीं को वो फॉलो करेंगे, है ना। तो स्टेट की अपनी जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है इमरजेंसी के दौरान। तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन 1 मिनट में दोबारा बताता हूँ मैं क्या मैंने बोला। मैंने कहा इमरजेंसी 3 तरीके से हो सकती है, वॉर के टाइम पे इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, और दूसरा है कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, और इसी तरीके से 3 इमरजेंसी ये होती हैं। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी वॉर के दौरान जो होती है उसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, और ये हम आगे देखेंगे भी, जस्ट अभी समझने के लिए बोल ले लो कि वॉर के दौरान जो इमरजेंसी होगी वो नेशनल इमरजेंसी। इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे जो होगी वो भी इमरजेंसी में ही आता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टेट इमरजेंसी के रूप में आएगा, और फाइनेंशियल क्राइसिस के रूप में होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। पार्ट 18 में है ये, कौन सा? आर्टिकल 352 से 360। कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं। किसकी एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पीएम की एडवाइस पे। और इस इमरजेंसी के दौरान सारी पावर मेनली किसके हाथों में आ जाती है? यूनियन के हाथ में। और सबसे मोस्ट पावरफुल पर्सन इमरजेंसी के दौरान कौन बन जाता है? ऑफ कोर्स पीएम वैसे भी हैं, लेकिन इमरजेंसी के दौरान सारी पावर जो है वो पीएम ही एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन नाम होता है प्रेसिडेंट का। तो इस तरीके से एक आवाज से समझ लो कि पर्दे के पीछे रह के प्रेसिडेंट सॉरी पीएम जो हैं वो सारे पूरे देश को चलाते हैं, बस आगे चेहरा किसका आ जाता है? प्रेसिडेंट का, कि दिखने में ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ऐसा कर रहे हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें हमने देखी। अब आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि ये जो इमरजेंसी का प्रोविज़न है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो एक ध्यान रखें, ये जो हमने प्रोविज़न है इमरजेंसी से रिलेटेड, ये हमने जर्मनी से लिए हैं। तो जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने इमरजेंसी प्रोविज़न को लिया है। और आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में हमने बहुत सारी चीज़, जब वहाँ डिबेट हो रही थी तो अलग अलग देशों से हमने कुछ ना कुछ लिया है, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोइंग बैक भी बोलते हैं। तो बोरोइंग बैक का मतलब ही है जैसे यूएसएसआर से कुछ ले लिया, ठीक है भाई, कनाडा से कुछ ले लिया, आयरलैंड से कुछ टॉपिक उठा लिए, कुछ यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडोप्ट कर लिया, कुछ फ्रांस के रिवॉल्यूशन से, ठीक है, कुछ जर्मनी। तो वो जो इमरजेंसी का अगर हम बात करें प्रोविज़न, तो वो हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से अडोप्ट किया है। इसके अलावा जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था, ये ब्रिटिश के दौरान, उस समय हम गुलाम थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको भी आप ध्यान रखें, 1935, उसमें भी स्पेशल इमरजेंसी की बात की गई थी। लेकिन उसमें एक चीज़ आप ध्यान रखें, उस दौरान जो बात की गई थी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, उस दौरान जो सारी पावर है वो किसके हाथ में आ जाएगी? गवर्नर जनरल। तो अभी वो गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट तो रहा नहीं है। अभी हमारे यहाँ जो, अगर मैं बात करूँ गवर्नर जनरल जो उस समय थे, तो वो एक तरीके से आज के किसके उसमें उसको रिलेट कर सकते हैं? एक तरीके से प्रेसिडेंट। अच्छा, एक और बात ज़रूरी, जैसे जब इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब ये बना, उस दौरान क्या थे? पूरे इंडिया पे, आप याद रखें, पूरे इंडिया पे ब्रिटेन का कंट्रोल नहीं था। कई लोगों को ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया पे ब्रिटेन का कंट्रोल था, ऐसा नहीं है जी। कुछ कुछ इलाके ऐसे भी थे जो प्रोविंशियल स्टेट कहलाते थे, ठीक है। इसका मतलब क्या है? या प्रिंसली स्टेट आप कह सकते हो, मीन्स जहाँ राजा रजवाड़े रूल करते थे। हाँ, इतना ज़रूर है कि उन राजा रजवाड़ों को, वैसे वो अपने एरिया में कुछ भी करें जो ये राजा लोग हैं, लेकिन मान लो उनको किसी दूसरे देशों से संधि करनी है, या फिर कोई कल को युद्ध करना है, तो उसमें वो ब्रिटिश की परमिशन ज़रूरी हो जाती है। तो कहने का मतलब बस मेरा ये है कि प्रिंसली जो स्टेट थे, जो राजा रजवाड़े थे, उनकी अपनी पावर भी थी। तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश उनके वहाँ प्रिंसली स्टेट जो थे उसके हर चीज़ वो ब्रिटेन वालों से पूछ के ही करते थे या ब्रिटिश से पूछ के करते थे, तो ऐसा नहीं है।
तो यहाँ पे देखो क्या है कि इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू द वॉर और इंटरनल डिस्टर्बेंस गवर्नर जनरल वॉज आर्म्ड विद पावर टू मेक लॉ ऑन ऑल मैटर और इवन दोज इन द प्रोविनेंशियल लिस्ट। तो ये प्रोविनेंशियल लिस्ट कौन सी थी, उस दौरान की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रोविनेंशियल लिस्ट मतलब जहाँ पे प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड जो मैटर होते थे, हालांकि मैंने बताया ना आपको कि राजा रजवाड़ों के वो अपने तरीके से चलाएं सिस्टम, लेकिन अगर उस समय ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये बोला गया है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई बाहरी आक्रमण कोई करे, तो उस दौरान जो है इन प्रोविनेंशियल जो स्टेट थे इन से रिलेटेड भी कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल के पास हो जाएगा। तो ये वैसा सही आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब आपको फील हो रहा होगा कि ये तो आज जैसा ही कॉन्सेप्ट है, गवर्नर जनरल की जगह रख दो आज प्रेसिडेंट, ये एक बात हो गई। दूसरा, वॉर के दौरान और इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये आज भी ये प्रोविजन है, तो ये भी सेम है। तीसरी अगर चीज़ करें वहाँ पे प्रोविनेंशियल लिस्ट में, तो आज उसको स्टेट लिस्ट बोल दो, क्योंकि वैसे आपको पता है कि राज्य जो सरकारें हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट होती हैं, ये हम प्रीवियस चैप्टर्स में देख चुके हैं। तो यूनियन लिस्ट पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ यूनियन को है, स्टेट लिस्ट में सिर्फ राज्यों को है, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों कानून बना सकते हैं। तो यहाँ इमरजेंसी के दौरान क्या होगा कि स्टेट लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड भी कानून कौन बना सकता है, पार्लियामेंट। तो उस दौरान जो मैंने आपको अभी अभी बताया कि 1935 जब ब्रिटेन वाले यहाँ थे, तो उस दौरान जो प्रिंसली स्टेट थे तो उनके एरिया जो थे उनको प्रोविनेंशियल बोला जाता था। तो उनके प्रोविनेंशियल लिस्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट थे उसमें भी कानून बनाने का अधिकार ब्रिटेन के मीन्स गवर्नर जनरल के पास उसमें दिया हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो ये जो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम आपको थोड़ा दिया है, यहाँ पे क्या मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप लिखें तो आपको 2 बातें बिल्कुल क्लियर लिखनी है, स्पष्ट। पहला कि जर्मन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको इमरजेंसी प्रोविज़न को उठाया है, और एक जब ब्रिटेन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया, उस दौरान गवर्नर जनरल को ये पावर दी गई थी कि एक्सटर्नल वॉर के दौरान या इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर हो रहा है तो गवर्नर जनरल के पास पावर आ जाएगी कि वो पूरे इंडिया के लिए कानून बना सकते हैं, और इवन प्रोविनेंशियल लिस्ट में भी। और प्रोविनियल लिस्ट थी वो क्या थी, राजा रजवाड़ों के से रिलेटेड जो कानून जो बनते थे, क्योंकि उनको अलग अथॉरिटी दी गई थी। लेकिन इमरजेंसी के दौरान वो सारी अथॉरिटी गवर्नर जनरल के पास आ जाएगी। तो ये आज का ही आपको बिल्कुल समझ, इसको रिलेट करके चलोगे तो आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ आएंगी। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देखा। फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में थोड़ा डिबेट पे भी चलते हैं अब, कि जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में डिबेट हो रही थी तो 2 तरीके के व्यू थे। कुछ लोग कौन थे, ये जो ग्रुप जो नाम दे रखा है, जैसे ऑस्टिन, ठीक है, ये A.K. अय्यर, K.M. मुंशी, ये क्या थे, स्टोन चेस्ट सपोर्टर। तो स्टोन चेस्ट सपोर्टर, स्टोन चेस्ट का वर्ड का मतलब मैंने लिख रखा है बिलीव इन समथिंग वेरी स्ट्रांगली। तो इन्होंने क्या कहा, मीन्स ये जो ऑस्टिन और अय्यर और मुंशी, ये जो एक ग्रुप था कुछ लोगों का कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, इन्होंने कहा कि हम स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं किस चीज़ को, ऑफ द कर्ब ऑन फ्रीडम। कर्ब का मतलब क्या होता है, एक तरीके से उसको कंट्रोल करना। कहने का मतलब आपको ये समझना है कि ये लोग ये कह रहे थे कि जब इमरजेंसी की सिचुएशंस अगर आती हैं, उस दौरान अगर हमें लोगों की जो फ्रीडम है उसको दबाना भी पड़े, तो कर्ब का मतलब ही है कि लोगों के अधिकार, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हमने अच्छे से एक चैप्टर किया है। तो फंडामेंटल जो राइट हैं अगर उनको दबाना भी पड़े, उनको कर्ब करना भी पड़े, तो भी हम करेंगे। मीन्स फंडामेंटल राइट को दबाना कोई गलत नहीं है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बिल्कुल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं कि उस दौरान किसी को कोई अधिकार नहीं होगा, सारी पावर जो है वो यूनियन के पास आ जाएगी। ये एक ग्रुप हुआ। दूसरी तरफ एक और ग्रुप था, कौन थे वो, जैसे K.T. शाह, H.V. कामत और H.N. कुंजरू। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सजेशन किया कि फंडामेंटल राइट्स वर अपोज्ड। इसका मतलब क्या, अब यहाँ पे देखो, ये यूँ कह रहे हैं कि अगर कोई इमरजेंसी ऐसे डिक्लेयर होती है ना, तो उस दौरान हमें ये फंडामेंटल जो राइट हैं एटलीस्ट इनको कुछ छूट देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जितना मर्जी उनको दबा दें, ठीक है ना। कहने का मतलब आपको ये 2 ग्रुप, अब लैंग्वेज में आपको पजल नहीं होना है, आपको बस 2 ग्रुप की जो मेन एसेंस है वो समझ आ गया कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जब डिबेट हो रही थी तो कुछ पक्ष में थे, कुछ ने कहा
कि स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी लगनी चाहिए और बिल्कुल कोई अधिकार लोगों को नहीं मिलेंगे उस पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के दौरान जब इमरजेंसी लगी हुई है। दूसरी तरफ कुछ जो वर्ग था उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे तो क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये सजेशन दी गई कि फंडामेंटल जो राइट हैं उनको सस्पेंड करना कहीं ना कहीं गलत है ना। तो यहाँ पे वही है, सजेशन टू सस्पेंड फंडामेंटल राइट वर अपोज्ड। क्योंकि ये जो ग्रुप था, पहले जो ग्रुप की मैंने बात की है, मुंशी, अय्यर और ऑस्टिन, इन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट को आप बिल्कुल सस्पेंड कर दो, बिल्कुल उनको ख़त्म कर दो, कर्ब कर दो, है ना। ये सारे वर्ड एक ही मतलब है इसका। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि नहीं जी, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो बिल्कुल लोगों के लिए, उनकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, आपको बिल्कुल अलग व्यू दिखा। तो बाद में फिर इसी में ही एक न्यू वर्जन ऐड हुआ और उसमें क्या बोला गया, आर्बिट्रेरी सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। आर्बिट्रेरी सस्पेंशन का मतलब क्या है, इसका मतलब कि नो डाउट कि जो न्यू वर्जन में ये बोला गया कि जो ये राइट्स हैं, डेमोक्रेटिक राइट हैं, मीन्स लोगों को जो फ्रीडम दी गई है, इनको इमरजेंसी के दौरान दबाया जा सकता है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं। ठीक है ना, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं। व्हाट इज अलाउड वो सस्पेंशन ऑफ टेकिंग रिसोर्सेज टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मतलब न्यू वर्जन में ये बोला आर्टिकल 32 के तहत हमारे साथ क्या होता है, जो भी फंडामेंटल राइट हमारा वॉयलेट हुआ है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, रिट पिटीशन डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि जो न्यू वर्जन ऐड किया गया उसमें कहीं ना कहीं इस आर्टिकल 32 जो जिसमें रेमेडीज़ की बात की गई है उसको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, मतलब ये है कि भाई नो डाउट, आप इसको ना एक और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, इसमें ओवरऑल आपको समझना ये है कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल मामला फंस गया था कि कुछ लोग कह रहे थे कि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट को बिल्कुल दबा दो, उनको सस्पेंड कर दो, है ना। और यही वो लोग कह रहे थे कि फंड इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई पावर नहीं होगी इमरजेंसी के दौरान कि वो इन सब चीज़ों पे सुनवाई करे। दूसरा वर्ग ये बोला कि नहीं, फंडामेंटल राइट बहुत ज़रूरी हैं जीवन के लिए, तो इसीलिए उनको सस्पेंड नहीं करना चाहिए। तो एक बीच बीच का रास्ता निकाला कि नहीं नहीं, कुछ जो राइट्स हैं हमारे, जैसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है ना, तो ये जरूर रहेगा उस इमरजेंसी के दौरान भी। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको बात याद रखनी है कि फंडामेंटल राइट जो हैं वो इमरजेंसी के दौरान रहते हैं, जो मैंने अभी बात की कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, तो वो किसके तहत है याद रखना, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 में। उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई, उसमें क्या कि द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट वर कीप आउट ऑफ। अच्छा, बस एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखो पहले क्या था, जुडिशियल रिव्यू की पावर थी किसके पास, मीन्स मान लो आप एक एग्जांपल सोचो कि कानून कोई बनाया, कानून बनाने के बाद हमें पता है जुडिशरी के पास एक ताकत है जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू की ताकत क्या है कि भाई हम कोई भी जो सरकारें कानून बना रही हैं तो उसको ये देख सकती है सुप्रीम कोर्ट कि ये जो कानून बनाया गया है सही तरीके से बनाया गया है या इसका मकसद कहीं गलत तो नहीं है। तो यहाँ पे अब आपको क्या समझना है कि 1978 से पहले, अभी ये 44th अमेंडमेंट को बस थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो मैं कह रहा हूँ 1978 से पहले तक क्या था कि जो जुडिशरी है ना उसके पास जुडिशियल रिव्यू का अधिकार नहीं था। इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं साफ समझ आ गया कि 1978 से पहले, या मैं कहूँ इंदिरा गांधी जब उन्होंने जब इमरजेंसी डिक्लेयर की थी 1975 में, तो उस दौरान तक आप समझ लो कि एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता था, है ना। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, आपके जो फंडामेंटल राइट हैं वो वॉयलेट हो जाएंगे, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे, और ना उसमें जुडिशरी कुछ कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। और याद करो, इसीलिए कई बार बीजेपी जो है कांग्रेस को बहुत बुरी तरीके से घेरती है पार्लियामेंट में, क्योंकि वो जो 1975 में जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी ना, वो इसी तरीके की तानाशाही थी। मीन्स बिल्कुल कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी, जेलों में मतलब लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में ठूस दिया गया बिना किसी गलती पे, ठीक है ना। तो डार्क फेज उसको बोलते हैं, डार्क फेज ऑफ हिस्ट्री, जो इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। तो 1975 की जो इमरजेंसी थी उस दौरान क्या था कि आप कोर्ट में भी नहीं जाके खड़ा हो सकते, आपके सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन जो पिक्चर बदली वो कब बदली, 1978 में। तो 1978 में एक अमेंडमेंट आया जिसका नाम है 44th कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स ये 44वां
आपको पता है कि संविधान में जब कोई हमें चेंज करना होता है तो अमेंडमेंट होते हैं। तो ये कौन से नंबर का अमेंडमेंट था? 44th अमेंडमेंट, जो पर्टिकुलर किससे रिलेटेड था? तो ये रिलेटेड था इमरजेंसी से रिलेटेड। और इसमें साफ 44th अमेंडमेंट में साफ साफ ये बात बोल दी कि फंडामेंटल जो राइट हैं, खासकर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, वो रहेगा इमरजेंसी के दौरान भी। और दूसरी बात क्या की गई कि इमरजेंसी जब डिक्लेयर होती है तो उस दौरान जुडिशरी के पास पावर है, किस चीज़ की? जुडिशियल रिव्यू की उसके पास पावर है। मीन्स वो कोई भी कानून या सरकार जो कर रही है इमरजेंसी के नाम पे, उसको रिव्यू कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और इसीलिए याद रखो आप कि इंदिरा गांधी के बाद से इमरजेंसी फिर डिक्लेयर हुई भी नहीं, क्योंकि अब इतना इजी नहीं है, क्योंकि जुडिशरी जो है उसके पास ताकत आ गई है जुडिशियल रिव्यू की। तो इतना इजी नहीं है अब इमरजेंसी की आप मन किया और आपने बस डिक्लेयर कर दिया। आपको ठोस वजह देनी होंगी, अदरवाइज वो सुप्रीम कोर्ट फिर उसको नल एंड वॉइड कर देंगे। ठीक है ना? नल एंड वॉइड का मतलब ये होता है कि वो कानून जो है, प्रोविजन जो है इमरजेंसी का, उसको उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ख़त्म कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो आपको सॉलिड रीजन होना चाहिए, तभी आप इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये दो ग्रुप की मैंने बात बताई। एक जो ऊपर वाला जो ग्रुप था ये कह रहा था कि फंड जो इमरजेंसी है वो बहुत हार्ड इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए और उस दौरान कोई लोगों को फंडामेंटल राइट नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, कोई कोर्ट में नहीं जाएगा उस दौरान। तो एक तरीके से ये जो ग्रुप है इसको आप किससे रिलेट कर सकते हो? इंदिरा गांधी से, है ना? तो ये वो इंदिरा गांधी को आप इसी ग्रुप में शामिल कर सकते हो। बस हाँ, यहाँ मैं बात क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की कर रहा हूँ, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के दौरान तो इंदिरा गांधी थे नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको वो थोड़ा रिलेट करना हो ना, कई बार चीज़ें हम याद कैसे करते, तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ। हालांकि ये जो मेंबर थे ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के थे और उस दौरान इंदिरा गांधी नहीं थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, लेकिन बाद में मतलब आपको रिलेट अगर करना हो तो आप कह सकते हो कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ये जो लोग थे जो चाह रहे थे कि स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी डिक्लेयर हो, इन्हीं के पद चिन्हों पे चल के कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की, और वो भी बहुत हार्ड इमरजेंसी। दूसरी तरफ ये जो कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं, जो फंडामेंटल राइट है उनको वायोलेशन नहीं होना चाहिए उस दौरान भी, ठीक है, और जुडिशरी के पास ताकत होनी चाहिए। तो आप कह सकते हो कि इन मेंबर्स के पद चिन्हों पे ही चल के आगे कौन सा अमेंडमेंट आया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1978। आगे हम टाइप ऑफ इमरजेंसी की बात करते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ कि इमरजेंसी इंडिया में डिक्लेयर होती है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन याद रखना रियल जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट ही के पास होती है, और वही सारे देश को फिर चलाते हैं उस दौरान। वैसे भी तो पीएम जो है मोस्ट पावरफुल है, ये आपको पता ही है, लेकिन उस दौरान और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि स्टेट असेंबली जो है उनकी ताकतें ख़त्म हो जाती हैं, और राज्य की जो विधानसभाएं हैं, स्टेट असेंबली, सीएम और ये सब सब खत्म हो जाता है उस दौरान, मीन्स कोई पावर उनके पास नहीं रहती। तो फिर पीएम और महाशक्तिशाली हो जाते हैं इमरजेंसी के दौरान। 3 काइंड ऑफ इमरजेंसी होती हैं, एक है नेशनल इमरजेंसी, एक स्टेट इमरजेंसी, और एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब थोड़ा चलते हैं नेशनल इमरजेंसी क्या होती है। तो आर्टिकल 352 में इसका जिक्र है, और ये कब होती है? वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, इंट्रोडक्शन में हमने देखा था, वॉर के टाइम पे, एक्सटर्नल एग्रेशन, इन सब के नाम पे नेशनल इमरजेंसी को आप डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, और एक और चीज़, जो ये वॉर के टाइम पे एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ, पहले को एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखें, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ना, जो ऊपर भी हमने देखा यहाँ पे 1978 में, है ना, जिसको अच्छे से डिस्कस किया, उसी 44th अमेंडमेंट में एक और बात की गई। पहले जो वर्ड था ना, वो फ्रेज था इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसको सब्स्टिट्यूट किसके साथ कर दिया गया? आर्म्ड रिबेलियन के साथ। ठीक है ना? तो कहने का मतलब अब जो यूज़ करना है आपको वर्ड, वो आर्म्ड रिबेलियन यूज़ करना है। कहने का मतलब नेशनल इमरजेंसी जो डिक्लेयर होती है वो एक तो वॉर के टाइम पे डिक्लेयर होगी, ठीक है, और एक होगी आर्म्ड रिबेलियन की, अंदर ही, देश के अंदर ही हालात इतने ख़राब हो जाएं, सिचुएशंस इतनी बिगड़ जाए, तो उस दौरान भी इमरजेंसी लग सकती है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 352। इसके अलावा नेशनल इमरजेंसी में ही कुछ और आर्टिकल भी आप ध्यान रखें, जैसे आर्टिकल 358 एंड 359। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू सस्पेंड फंडामेंटल राइट
एक्सेप्ट आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 20, 2 आर्टिकल को छोड़ के। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि और इसमें भी आर्टिकल 20 और 21 में सबसे पावरफुल आर्टिकल 21। तो इमरजेंसी के दौरान ये जो आर्टिकल है, ये अधिकार जो है, ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट, इसका वोलेशन नहीं होता है आर्टिकल 21 का और आर्टिकल 20 का भी। अब आर्टिकल 20 क्या है कि किसी को भी पकड़ के बिना किसी ऑफेंस के, ठीक है ना, आप जेल में नहीं डाल सकते। तो राइट टू प्रोटेक्शन का अधिकार ये देता है। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये 2 जो आर्टिकल हैं ये सस्पेंड नहीं होते हैं। ये 2 फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते हैं इमरजेंसी के दौरान, ठीक है ना। तो ये कौन सी बात, ये किस आर्टिकल में बात है, ये है 358 एंड 359 में। इसके अलावा कुछ बात कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान यूनियन गवर्नमेंट है वो सारी पावर को अवेल करती है, और पूरी जो मशीनरी है, मीन्स पूरे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास होता है। और राज्यों में जो अलग अलग गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव जो लोग होते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, उन सब को डायरेक्शन देने का काम भी यूनियन गवर्नमेंट ही करती है इमरजेंसी के दौरान। और तो ये जो आर्टिकल जो मैंने अभी बताया कि राज्य जो सरकारों के जितने भी नीचे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उन सब की को कौन डायरेक्शन देता है, यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इमरजेंसी के दौरान बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, उनकी कोई अपनी ताकत नहीं रहती, सीएम वगैरह जो, इनकी कोई ताकत नहीं रहती। तो अब क्योंकि देश के अंदर पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, और जो नीचे बहुत सारे, जैसे हरियाणा के अलग से गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं, राजस्थान की अलग से, गुजरात की अलग से, तो सारे गवर्नमेंट जो जॉब के जो भी लोग हैं, वो सब किस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट जो डायरेक्शन दी है उनको फॉलो करेंगे। ये है आर्टिकल 353। फिर इसके अलावा आर्टिकल 250 ये क्या कहता है कि स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं, जो मैटर आते हैं, उनके ऊपर भी कानून बनाने का अधिकार किसके पास आ जाता है, यूनियन गवर्नमेंट के पास। फिर आर्टिकल 253 ये क्या है कि मान लो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है पूरे देश में, मतलब पैसा जो है, जैसे आपको पता है टैक्स के रूप में आता है, लेकिन वो पैसा कहाँ कितना लगाना है, किसको देना है, किस राज्य को कम देना है, ज़्यादा देना है, ये आर्टिकल 253 के तहत प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। तो नेशनल एंड इमरजेंसी से रिलेटेड ही सारे आर्टिकल ध्यान रखना। 253 मैंने बताया कि फाइनेंशियल से रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे एलोकेट करें, कैसे बांटें, ये प्रेसिडेंट देखेंगे आर्टिकल 253 के तहत। आर्टिकल 250 ये कहता है कि स्टेट लिस्ट में भी जो सब्जेक्ट हैं उसमें भी कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास हो जाता है इमरजेंसी में। आर्टिकल 353 क्या कहता है कि जो नीचे जो राज्य सरकारों के जो ऑफिसर्स होते हैं, उन सब को भी डायरेक्शन कौन देता है इमरजेंसी के दौरान, यूनियन गवर्नमेंट, और वो उनको पालन करना ही पड़ेगा आर्टिकल 353 के तहत। फिर आर्टिकल 358 और 359 देखा था कि 2 फंडामेंटल राइट जो हैं वो बिल्कुल बरकरार रहते हैं इमरजेंसी के दौरान भी, जो कि हैं आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। इसके अलावा थोड़ा सा और हम बात करें कि जब इमरजेंसी डिक्लेयर होगी तो उसका प्रोविज़न क्या है। सबसे पहले प्रोक्लेमेशन मतलब होता है घोषणा। तो मान लो प्रेसिडेंट जब डिक्लेयर कर रहे हैं इमरजेंसी, तो उनको बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इसका मतलब उनको वो अपनी जो घोषणा पत्र है वो दोनों हाउस में भेजना होगा। तो लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों में 2/3 स्पेशल मेजोरिटी के साथ आप उसको पास करना होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लो उन हाउस ने 2/3 मेजोरिटी के साथ उस घोषणा पत्र को लागू नहीं किया, तो 1 महीने के अंदर अंदर वो जो प्रेसिडेंट ने जो प्रोक्लेमेशन दी थी इमरजेंसी की, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड भी आप याद रखना। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो कि मान लो 1 तारीख है आज, एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, 1 तारीख है और आज प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशंस, तो ये वर्ड भी आप याद रखें, प्रोक्लेमेशन मीन्स घोषणा, तो ये उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा को भेज दिया कि भाई इमरजेंसी हम डिक्लेयर करना चाहते हैं, ठीक है। अब मान लो 2/3 मेजोरिटी के साथ राज्यसभा में भी पास हो गया और लोकसभा में भी, तो इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी। और अगर वो पास नहीं हुआ तो 1 महीने के बाद ऑटोमेटिक वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। वो मतलब वो जो प्रोक्लेमेशंस था वो बिल्कुल ख़त्म। तो आगे फिर से कभी अगर हो तो प्रेसिडेंट को फिर से वही सेम स्टेप फॉलो करना है, दोबारा से प्रोक्लेमेशन लाना होगा। अच्छा, अब मान लो हम लेते हैं एक सिचुएशन की उन्होंने प्रोक्लेमेशन लाए, वो बोथ हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी के साथ पास भी हो गया, इसका मतलब इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई।
तो इमरजेंसी याद रखना 6th मंथ के लिए ही पहले लागू होती है, फिर उसको वापस से सेम प्रेसिडेंट को वही स्टेप फॉलो करके दोनों हाउसेज में भेजना होगा, फिर से 6 महीना, फिर से 6 महीना। इस तरीके से ध्यान रखना, 6 मंथ, इस तरीके से आप इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपने कहा कि मैं 1 साल के लिए या 2 साल के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं होता है। हर 6 महीने पे आपको वो प्रोक्लेमेशन जो है फिर से हाउसेज में भेजना होगा और फिर से वही दोनों हाउसेज की परमिशन चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट है उसी में नेशनल इमरजेंसी में ही कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन ऐड कर रखा है जुडिशल रिव्यू का। तो इमरजेंसी अगर डिक्लेयर होती है तो उस दौरान जुडिशरी देखेगी कि ये जो इमरजेंसी है बिल्कुल सही मतलब केस में की गई है, या फिर बस ऐसे ही बिना बात के ही एक तरीके से पीएम ने अपनी पावर को दिखाने के लिए या पूरे देश को कंट्रोल करने के लिए कहीं अपनी पावर का मिसयूज़ तो नहीं किया है। तो जुडिशल रिव्यू करने का अधिकार है, और ये मैं बता चुका हूँ 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद से जुडिशरी के पास ये पावर है, उससे पहले नहीं थी। आगे है कि अगर हम बात करें कि ये वही यहाँ पे दे रखा है कि 44th अमेंडमेंट 1978 में जुडिशल रिव्यू अब हम कर सकते हैं। और उससे पहले इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर की थी उस दौरान उन्होंने एक अमेंडमेंट कर दिया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। उसमें क्या था कि उसमें यही बोला गया था कि जुडिशल रिव्यू की कोई ताकत नहीं होगी। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, ये तो उलझाने वाली बात है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप ये 42nd अमेंडमेंट बेशक याद ही मत रखो, कुछ नहीं है। बस आप ऐसे समझ लो कि मान लो एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अगर आपको समझना भी है तो आपको मैं बताता हूँ। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मेकर्स ने जो बीच बीच का एक रास्ता अपनाया था, याद करो कि भाई जो कोर्ट है उसके पास अधिकार होगा कि वो देखे, ठीक है ना, कि कहीं ना कहीं जो इमरजेंसी हो गलत तो यूज़ नहीं हो, पहली चीज़। दूसरी, जो इमरजेंसी डिक्लेयर भी हो हार्ड ना हो, है ना। हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जब डिबेट हुई तो एक पक्ष था जो हार्ड इमरजेंसी डिक्लेयर की बात कर रहा था, एक थोड़ी सॉफ्ट की। तो बीच बीच का रास्ता निकाल के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये कर दिया कि भाई इसके ऊपर थोड़ा जुडिशरी निगरानी रखे, बस आप इतना ऐसे ले लो। तो उसको ख़त्म कर दिया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ कि मीन्स ये जो जुडिशरी निगरानी रखे इसको बिल्कुल ख़त्म करो। वो थोड़ी बहुत भी निगरानी ना रखे, तो ऐसा कह सकते हो आपकी थोड़ी बहुत निगरानी की बात की गई थी, उसको भी ख़त्म कर दिया गया था ये 1976 में 42nd अमेंडमेंट ला के, ठीक है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो मेन जो आपको अमेंडमेंट याद रखना है वो है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में, जिसके तहत फिर जुडिशरी को वापस से पावर मिल गई कि वो चीज़ों को बारीकी से नज़र भी रख सकता है और फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 20 और 21 उसका वोलेशन नहीं होगा इमरजेंसी के दौरान। ठीक है ना। आगे अगर हम चलें अब और उसमें ये 6 महीने का ये समय बता चुका हूँ। अब थोड़ा डेट का देख लेते हैं कि इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी कब कब डिक्लेयर हुई। तो इंडो चाइना वॉर मीन्स इंडिया चाइना वॉर हुआ था 1962 में, उस दौरान। फिर इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ 1971 में, इसी दौरान याद रखना बांग्लादेश भी बना था। तो वही वो टाइम पीरियड था, वो इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971, इंडो चाइना वॉर 1962, और बाद में 1975 में जब इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी डिक्लेयर की थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे। तो ये 3 बार नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है, तो डेट भी आप ज़रूर से ज़रूर याद रखें। तो ये दोस्तों पूरा था हमारा इस नेशनल इमरजेंसी रिलेटेड। अब आते हैं स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी है आर्टिकल 356। इसमें क्या होता है, मान लो गवर्नर इसमें प्रेसिडेंट को बोलते हैं, एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि राज्य जो सरकारें हैं वो सही से काम नहीं कर पा रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है बिल्कुल, ठीक है, कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं हो पा रहा है ना। या फिर जो राज्य जो सरकारें हैं वो डिसॉल्व हो गई हैं क्योंकि कोई मेजोरिटी में अब है ही नहीं पार्टी, है ना। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, आपको पता ही है, जैसे मान लो एक सत्ता में कोई सरकार है तो दूसरी पार्टी में कुछ एमपी चले गए, किसी ने खरीद लिए, इस तरीके से सरकारें गिर जाती हैं कई बार। तो स्टेट इमरजेंसी में यही है कि गवर्नर को जब लगे कि अंदर सरकारें अब गिर गई हैं, राज्य की सरकार में स्टेट असेंबली में कोई भी अब मेजोरिटी में नहीं है, दूसरा कई बार सांप्रदायिक दंगे, कोई बहुत बड़ी ऐसी बात हो जाए, तो उस दौरान ऐसे क्राइसिस आ जाते हैं, इन सब के नाम पे
गवर्नर रिपोर्ट देगा प्रेसिडेंट को, और फिर वहाँ पे आर्टिकल 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। लेकिन याद रखना, पहले अगर हम बात करें ना, ध्यान रखना, पहले इसका स्टेट इमरजेंसी का बहुत गलत यूज़ भी होता था, ठीक है, क्योंकि खासकर हम नीचे इंदिरा गांधी और उस टाइम पीरियड के कांग्रेस के टाइम की बात करें तो कुछ राज्यों में, जैसे मान लो सेंटर में थी उस समय कांग्रेस, और अलग राज्यों में कोई अलग पार्टी है, जैसे सीपीआई कहीं पे है, कोई अलग पार्टी है, तो वो कई बार इस तरीके से मीन्स अपनी वो भड़ास निकालने के लिए या उस अपोजिशन को सबक सिखाने के लिए भी ऐसे स्टेट इमरजेंसी का सहारा लेके उसको डिक्लेयर कर देते थे। लेकिन अभी इतना इजी नहीं है, और उसका एक कारण है। उसका कारण है कि अभी अगर आपको स्टेट असेंबली डिक्लेयर करनी है ना, स्टेट इमरजेंसी, तो आपको सेम वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। मीन्स पार्लियामेंट में दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी के साथ आपको वो बिल पास कराना होगा, जो कि इतना ईजी अब है नहीं, ठीक है ना। एक बस नोट में आप एक बात और याद रखें कि जो जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता है अभी हालांकि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था 370 उसको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर याद रखें कि जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लागू ना होकर गवर्नर रूल लागू होता है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा जब ये 370 आर्टिकल को ख़त्म किया गया जम्मू एंड कश्मीर से, तो उस दौरान प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे कभी न्यूज़पेपर में आपको दिखाई नहीं दिया होगा, क्योंकि वहाँ अब मान लो 370 ख़त्म हो गया। और एक और हाँ चीज़ बता दूँ, 370 जब ख़त्म हुआ तो उससे पहले क्या हो गया था वहाँ पे, पहले ये बीजेपी के साथ वहाँ की जो ये महबूबा मुफ्ती जो थी उनकी पार्टी, वो गठबंधन में सरकारें चला रही थी जम्मू एंड कश्मीर में। तो बाद में इनके बीच क्या होता है, मुद्दा मतलब एक तरीके से इनके बीच विवाद बढ़ता है, तो कोई मेजोरिटी में तो अब है नहीं। और अभी अभी मैंने बताया कि मेजोरिटी में अगर कोई सरकार है ही नहीं, कोई पार्टी है ही नहीं, तो असेंबली गिर जाएगी, मीन्स वो हाउस खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना, क्योंकि है ही नहीं ना कोई मेजोरिटी में, तो कैसे अब सरकार बनाओगे आप। तो सरकार मतलब मीन्स वो जो हाउस है डिसॉल्व हो जाता है, उसको डिसॉल्व बोलते हैं। तो वही हुआ। उसके बाद वहाँ पे एक तरीके से अब असेंबली तो है नहीं, तो किसका रूल आ गया, गवर्नर। तो कहने का मतलब जो इस इमरजेंसी के दौरान भी वहाँ पे गवर्नर का रूल ही काम करता है ना। तो प्रेसिडेंट थ्रू द गवर्नर, कि जो प्रेसिडेंट इमरजेंसी के दौरान अगर काम भी करेंगे तो गवर्नर के थ्रू काम करते हैं। तो पूरे देश में आप ऐसे समझो कि पूरे देश में कौन है इमरजेंसी के दौरान किसके नाम पे हो रही है, प्रेसिडेंट के नाम पे, और जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर। बस इतना ध्यान रखें आप। तो स्टेट इमरजेंसी का मैंने आपको बताया 356। फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में एक बार भी डिक्लेयर नहीं हुई है, तो इसको ध्यान रखें। इन इंडिया फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ नॉट बीन इम्पोज्ड। बाकी अगर कोई ऐसी सिचुएशन कभी आती है तो क्या हो सकता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो डिक्लेयर होगी वो तब होगी जब फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ जाएगी देश में, जैसे अभी श्रीलंका में जो आ रखी है। तो उस दौरान फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन आर्टिकल 360 के तहत वही प्रेसिडेंट के पास सारी पावर आ जाएगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेट जब होगा ना कभी, तो मान लो गवर्नमेंट की जो सैलरीज होती है गवर्नमेंट ऑफिसर की, आईएएस ऑफिसर, आईएएफ ऑफिसर, और भी बहुत सारे जो जितने भी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, इवन जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब की सैलरी में भी कटौती की जा सकती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये हमने तीनों टाइप की इमरजेंसी देखी। अब चलते हैं हम आगे, मिस यूज़ ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन। तो ये ऑलरेडी थोड़ी सी तो मैंने झलक आपको बीच में दी भी है, तो यहाँ पे अच्छे से एक चीज़ बता रखी है कि देखो इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी डिक्लेयर की थी 1975 में, ये बहुत ही मिसयूज़ किया था इन्होंने नेशनल इमरजेंसी का। एक्चुअली हुआ क्या था, तो वो केस आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो इंदिरा गांधी हैं इन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी का यूज़ किया है इलेक्शन में, तो इनके खिलाफ जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि ये अब चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है ना। तो चुनाव के ऊपर रोक लगा दी थी इंदिरा गांधी के ऊपर। तो इंदिरा गांधी को लगा कि कल को मैं कहीं चुनाव ना लड़ पाऊं, और तो इस तरीके से एक तरीके से अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या हुआ, तुरंत इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे। और हालांकि कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस थी भी नहीं। वो बात अलग है कि उस दौरान जब इमरजेंसी जब डिक्लेयर हुई, और खासकर जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब ये वर्डिक्ट सुनाया अपना, तो जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी नारायण भी बोलते हैं, तो उन्होंने जगह जगह एक तरीके से मूवमेंट स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन वो मूवमेंट पीसफुली मूवमेंट थे,
लेकिन उसको इतना बढ़ावा मिला इस जेपी नारायण मूवमेंट को कि इंदिरा गांधी जो बिल्कुल हिल गई, वो उनको लगा कि अब कहीं ना कहीं मेरी गद्दी जाने वाली है और मैं अब बुरी फंसूंगी। तो फिर उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और उसके नाम पे इन्होंने फिर बुरी तरीके से लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में ठूस दिया, बहुत सारे नेता जो है उनको, और ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो कहने का मतलब जो मिसयूज़ किया है बिल्कुल साफ साफ इंदिरा गांधी ने उस दौरान। ठीक है, तो ये पूरा आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। और यहाँ पे देखो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कोट आप जरूर लिखें कि आर्टिकल 356 के बारे में, मीन्स याद करो आर्टिकल 356 क्या है, तो वो इमरजेंसी से रिलेटेड, मीन्स प्रेसिडेंट रूल जब लगता है तो उन्होंने वही बोला था कि अंबेडकर ने ये कहा था कि आर्टिकल 356 का तभी यूज़ होना चाहिए जब बिल्कुल कोई ऑप्शन आपके पास ना हो, है ना। लेकिन हमारे जो राजनेता थे उन्होंने तो देखो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए भी इमरजेंसी डिक्लेयर की, कितनी शर्म की बात है ना। तो ये आप थोड़ा अंबेडकर को कोट करके लिखें कि आर्टिकल 356 का उन्होंने कहा था कि मिसयूज़ कभी भी नहीं होना चाहिए, और उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ तभी डिक्लेयर हो जब आपके पास कोई रास्ता, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचता हो, है ना। फिर और उसमें थोड़ा देखें मिसयूज़ में ही कि 1990 तक, 1990 तक अगर हम बात करें तो बहुत बार ऐसा देखा गया कि जो स्टेट इमरजेंसी का जो मैंने बताया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार अपोजिशन पार्टी की मान लो सरकार है कहीं पे, केरल में है या किसी भी अदर स्टेट में, तो उनको सबक सिखाने के लिए इस स्टेट इमरजेंसी का सहारा लेके वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते थे 1990 तक। लेकिन बाद में अब चीज़ें इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है अब। और अब जो है बोथ हाउस, बोथ मीन्स लोकसभा राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी के साथ आपको वो बिल पास कराना होगा, रिजोल्यूशन, तभी जाके आप स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हो। ये जो अंडरलाइन मैंने किया है ये स्टेट इमरजेंसी का मिसयूज़ ही दिखा रखा है। जैसे देखो कि इन्होंने दे रखा है 1980 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने किसको डिसमिस्ड किया, तो कुछ यहाँ पे है कि जैसे कि जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, और एक जगह ये कुछ और जैसे अलग पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में थी किसी राज्य में। सेम शुरुआत में अगर बात करें 1957 में नेहरू के टाइम पे, तो मीन सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस थी, नेहरू थे, लेकिन उन्होंने सोचो उस दौरान केरल जो है, केरला की सरकार को गिरा दिया और एक तरीके से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, स्टेट इमरजेंसी। तो ये सारा नहीं रटना है, बस आप थोड़ा बहुत आप जो मैंने अपनी बात रखी थी, क्योंकि देखो होता क्या है ना, एक टीचर का काम होता है आईना दिखाना। अब मान लो मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ ये इंदिरा गांधी और इस तरीके से, तो मान लो कोई कांग्रेस के सपोर्टर हों और लेक्चर सुन रहे हों तो उनको लगेगा कि ये तो क्यों बुराई कर रहे हैं, तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। आप याद रखें आप किस आइडियोलॉजी के हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं, ये ना अपना साइड रखा करो पढ़ते दौरान। पढ़ाई के दौरान आपका सारा जो फोकस है वो रियलिटी पे होना चाहिए, ठीक है, ना कि इमोशनली। और आज के दिन प्रॉब्लम क्या है, यही तो प्रॉब्लम आज के दिन पढ़े लिखे लोग भी ना इतना बाइज्ड हो गए हैं एक सोच को लेके कि वो सही और गलत के बीच फैसला ही नहीं कर पाते। अरे भाई कोई चीज़ गलत है तो वो गलत है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हो तो अंधी भक्ति मत करो। अम्बेडकर ने यही कहा है, अम्बेडकर ने कहा है कि वर्शिप जो है ना उसकी कोई जगह नहीं है पॉलिटिक्स में। लेकिन आज के दिन इतना बुरा हाल है इस देश का और जनता का कि सिर्फ भक्ति हम करते हैं। हम अगर किसी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो अंधी भक्ति, हम उनके मतलब वो कुछ भी बोल लेंगे, कुछ भी वो रायता फैलाएंगे हम मान लेंगे, ठीक है। सेम अगर हम उसके अगेंस्ट में हैं तो वो जो कितना भी अच्छा काम करें, नहीं हमें उनकी एक अच्छाई ना दिखने की। भाई ऐसा नहीं होता है, जो सही है जो सही है, जो गलत है तो गलत है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं अपनी बात जो रख रहा था वो बिल्कुल फैक्ट के रूप में रख रहा था कि इमरजेंसी जो पहले जो डिक्लेयर होती थी 1990 से पहले, उसमें कहीं ना कहीं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर का मिसयूज़ किया गया। लेकिन बाद में अब अगर हम देखें तो अब इमरजेंसी को डिक्लेयर करना इतना ईजी नहीं है, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो चाहे वो स्टेट इमरजेंसी हो, अब इतना ईजी नहीं है। और ये जो केस है वो आप याद रखें, बोमई केस बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बोमई केस में साफ साफ ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जब स्टेट इमरजेंसी आपको डिक्लेयर करनी हो, मीन्स आर्टिकल 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, तो उस दौरान याद रखें बोथ हाउस मीन्स प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन लाएंगे, घोषणा लाएंगे, दोनों हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी के साथ उसको पास कराना होगा, उसके बाद ही स्टेट इमरजेंसी लग सकती है, अदरवाइज नहीं लगेगी,
ठीक है ना, ये बोला है अकॉर्डिंग टू बोमई केस। तो बोमई केस आप ध्यान रखें सुप्रीम कोर्ट का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा जो टॉपिक था ये हमारा था किससे रिलेटेड, मिसयूज। ठीक है, तो ये है। और देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लेक्चर में ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं, अगर आपको बिल्कुल क्रीम नोट्स चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट और बहुत ही एग्जाम एथेंटिक आपको अगर नोट्स चाहिए, तो जो मेरा चैनल है ना उसमें जो अबाउट पेज होता है, मीन्स आप ऊपर जब देखेंगे तो प्लेलिस्ट होती है, होम पेज, इस तरीके से अबाउट भी दिखेगा बिल्कुल राइट साइड को। अबाउट पे जाके आप डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा पूरा, मैंने बता रखा है कि वहाँ पे आप जो भी लेक्चर है, जैसे ये पर्टिकुलर लेक्चर है इमरजेंसी से रिलेटेड, अगर इसके आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर जो एक यूनिट से रिलेटेड नोट्स हैं वो मात्र सिर्फ और सिर्फ 1 कप चाय जितने हैं, दैट इज़ 10 रुपये। और ये भी क्यों रखा गया है, उसकी भी एक वजह है। उसकी वजह फाइनेंशियल नहीं है, उसकी वजह है कि फ्री चीज़ की कोई वैल्यू होती नहीं है दोस्तों, ये आपको भी पता है। ठीक है ना, फ्री जो चीज़ है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और ना मैं फ्री जो फ्री भी कल्चर है उसको सपोर्ट करता हूँ। तो एक जस्ट एक छोटी सी, एक वैसे भी चाय जो होती है, कॉफ़ी होती है, वो स्टूडेंट्स और पढ़ने वाले लोगों की एक बहुत अच्छी साथी होती है। तो सिर्फ उसी रूप में मैंने वो रखा हुआ है कि कप ऑफ टी के जितना ही आपको पे करके आपको वो नोट्स जो है वो मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, तो खूब सारी मेहनत करें। थैंक यू सो मच।